की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, जहां आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पूरी हो गई है और आज सुनवाई चल रही थी। अब कल फिर दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। कल फिर कोर्ट सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो विपक्ष के वकील थे सबकी क्रमशः दलीलें सुनी और कोर्ट ने कहा कि एक साथ सबको सुनना मुश्किल है, सभी की दलीलों को सुना जाएगा। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे, जो भी फैसले आएंगे वो अच्छे होंगे। हमारी सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना और ये अपनानी चाहिए। देश में शांति रहना चाहिए, अमन चैन रहना चाहिए। इस तरह की जैसी ममता दीदी ने भाषा का प्रयोग किया, ये संवैधानिक भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा कहीं से भी उचित नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहिए हम सर्वोच्च न्यायालय आएंगे, आप कहती हैं पार्टी बन के आती, हमारे और भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, इस्लाम को मानने वाले भारी मात्रा में आए हुए, वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो कह सकते हैं। लेकिन ऐसे कहना और जो वेस्ट बंगाल में दंगे हो रहे हैं वो उचित नहीं है। बांग्लादेश अलग है, वेस्ट बंगाल हमारा अपना है, बचा हुआ है। उसमें हमारे अपने लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहते हैं। यहाँ गंगा जमनी सभ्यता रहनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान जिस निर्माती सभा के सदस्य रहे उसका संविधान लागू होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, महामहिम राष्ट्रपति जी की, लोकसभा राज्यसभा की भी गरिमा होनी चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, उसमें चर्चा पे भाग नहीं लिया, उन्होंने नहीं बोला। उनकी बहुत प्रिय बहन, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी नई सांसद बनी, लोकसभा में होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। वो नहीं थी वहां, वो विदेश में थी। इसका मतलब उन्हें लग रहा होगा सही, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो आपत्ति है, कुछ लोगों का जो विरोध है, वो विरोध जायज हो सकता है उनका, उसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर। पर्सनल तौर पे क्या लगता है इसमें कम ठीक है? देखिए, अब हमारे पर्सनल की सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ठीक है। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बता रहे हैं, आज की कार्रवाई जो है पूरी हुई है। कल दोपहर 2 बजे से सुनवाई होनी है। मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, बड़ी मेगा कवरेज के साथ, बड़े अपडेट्स के साथ, और साथ ही हमारे साथ वकील विनीत जिंदल साहब जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुकेश जी आपके साथ। आज आपने पूरी जो हेयरिंग हुई है, क्या देखा है इसमें? एप्लीकेशन को एंटरटेन किया, तुषार मेहता उनको डिफेंड कर रहे थे, लेकिन कोर्ट इस बात को लेकर के, वक्फ वा यूजर को लेकर के कोर्ट जो है वो कह रहे थे कि वक्फ वा यूजर क्यों नहीं, आप मुझे ये कन्विंस कीजिए जी। और इसको लेकर के जो है उन्होंने अपनी दलील दी, लेकिन उनकी दलील को अभी नहीं माना, क्योंकि ये तो अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब कल क्या होता है, क्योंकि सारी दलीलें जो है वक्फ वा यूजर को लेकर के है। और जो आर्टिकल 3 जो है इसका 3D, उसमें 3D और उसमें जो कहा गया है कि जो वक्फ बोर्ड जो फैसला पहले करता था और उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे, उसको जो अमेंड किया गया है। और अमेंड में कहा कि वो अधिकार जो है डीएम को है, डीएम जो है अपील सुनेगा और उसके बाद वो कोर्ट में भी जा सकता है। तो इनके खिलाफ जो है जो दलीलें अभी चल रही है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक ये पूरा होगा, कल 2 बजे से फिर प्रोसेस होगा। तो इसमें अब सरकार की तरफ से जो है पूरी दलीलें नहीं आई हैं। जो आपत्ति है, आपत्ति अभी सामने आई है। तुषार मेहता ने अभी जो है पूरी दलीलें नहीं दी, उनको अभी टाइम नहीं मिला पूरा अपनी बात रखने का। तो मुझे लग रहा है कि कल जब सारी दलीलें होंगी दोनों की तरफ से, उसके बाद मुझे लग रहा है कल नहीं है, इसके आगे भी जाएगा, ये 1-2 दिन में मामला खत्म होने वाला नहीं है, आगे भी जाएगा। विनीत जिंदल साहब संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार ज्वाइन किए हुए हैं। विनीत साहब, कैसे देख रहे हैं आज की पूरी हेयरिंग को आप सबसे पहले तो, और जो दलीलें रखी गई हैं तमाम जो वकीलों के द्वारा, और अभी जब आज कार्रवाई पूरी हुई है तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए इसका? जरा गागर में सागर भरिए सर। देखिए, इसमें विकास जी, जो इसमें पूरा जो मामला है उसको जितने भी पेटिशनर्स, स्पेशली मैं कहूँ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जितने भी मुस्लिम जो पेटिशनर्स हैं वो गए हैं, उन्होंने सिर्फ 2 बातों के ऊपर अपना फोकस रखा है। पहला आर्टिकल 26 और आर्टिकल 14। आर्टिकल 26 बात करता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की और उनके अपने धर्म को मानने की स्वेच्छा से और उनको प्रसार प्रसार करने की, और किस तरीके से आज़ादी दी जाती है, और ये मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर। तो जो आज का जो आर्गुमेंट भी था, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे राजीव धवन हो, या और भी जितने जो लोग आर्गू कर रहे थे उनकी तरफ से, तो उन सब लोगों का भी फोकस इन 2 चीजों पे था। अब इन 2 चीजों को फोकस किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे जो अब तक सवाल उठे हैं, वहां 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और तीनों महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इन तीनों सवालों पे, और जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं, पहला कि जो कलेक्टर जिसको अपॉइंट किया गया है, और वो ये कहा गया था इस अमेंडमेंट के बाद कि कलेक्टर जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा या इंक्वायरी चल रही होगी,
एवोल्यूशन कर रहा होगा वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लागू नहीं होगा, इसको इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। दूसरी बात ये कही गई है कि जो मेंबर अपॉइंटमेंट की बात थी बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर, उसके ऊपर भी आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई जो नॉन मुस्लिम है उनको आप वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं बनाएंगे, एक्स इसको ऑफिसर आप बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्टिवनेस जो थी मेंबर्स की, बोर्ड मेंबर्स की, वो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उसको आप रोकिए, इसको आगे देखेंगे। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण एक बात थी वो बात थी लिमिटेशन को लेकर। इस पूरे मामले के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी अगर आप 100 साल बाद भी क्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी 100 साल पहले वक्फ को दी गई थी, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कानून की बात करें, लिमिटेशन एक्ट जो कि हमारे सिविल प्रोसीजर का एक भाग है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपको 12 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को या तो आप उसको क्लेम करेंगे, अगर नहीं क्लेम करते वो प्रॉपर्टी को आप उसके बाद क्लेम नहीं कर सकते। तो इसको लेकर भी अमेंडमेंट किया गया था। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज के ऊपर, यानी कि लिमिटेशन के ऊपर, बिल्कुल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ऊपर किसी तरीके का कोई स्टे नहीं लगाया है। और बहुत मुकेश जी आपके पास, विनीत जी लौट रहा हूं। आज जो बात चल रही थी कि स्टे लगा दिया जाए, कैसे भी करके स्टे लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे की हेयरिंग के बाद केंद्र से जवाब जरूर मांगा है, लेकिन कानून जो है, कोर्ट ने कानून को लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई अभी तक। मुकेश जी, सही कह रहा हूं मैं जितना समझ पा रहा हूं? देखिए, कानून जिस प्रक्रिया के तहत कानून बनता है उस प्रक्रिया के तहत कानून बनी है, तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकती। इस पे सबसे पहले तो एक तो दोनों सेशन में पास होना चाहिए, दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद करता। लेकिन इससे पहले दोनों सदनों में पेश किए जाने से पहले जो है जेपीसी की गई, और जेपीसी में जाकर के सबसे बड़ा कंसल्टेशन जो है वो किया गया, और लंबी 98 मीटिंग्स हुई इसकी, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अब इससे पहले कभी भी जेपीसी की इतनी ज़्यादा मीटिंग किसी भी विषय पे नहीं हुई थी। तो एक लार्जर कंसल्ट करने के बाद जो है, सभी पक्षों को सुनने के बाद जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक सिफारिश की गई, और उन सिफारिशों में भी कैबिनेट ने जो है उसमें कुछ अमेंड किया, और उसके बाद उसे टेबल किया गया। टेबल करने के बाद लोकसभा में ये पास हुआ। लोकसभा में 13 घंटे की जो है बहस हुई इस पे, राज्यसभा में भी 12 से 13 घंटे की बहस हुई, और उसके बाद दोनों सदनों में पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास गया। तो जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया है। तो इसलिए कानून के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को, वक्फ कानून को जो है किसी भी तरीके से रोक नहीं लगा सकती। इनके प्रावधानों पे जो चर्चा हो रही है, देखिए कोर्ट का जो अधिकार है, कोर्ट का अधिकार ये है कि जो भी कानून पार्लियामेंट बनाता है, क्या वो संविधान के अनुकूल है, क्या संविधान में जो राइट्स दिए हुए हैं, क्या संविधान की जो मूल भावना है, जो प्रियम्बल है, क्या उसके अनुरूप है या नहीं है, यही देखना होता है। और उसी के हिसाब से जो है कोर्ट जो है अपना फैसला करेगा। इसलिए कानून को वो जो है रोक नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट। वो ये जरूर कर सकता है, जिन प्रावधानों पे अभी चर्चा हो रही थी, जो जिंदल जी जो कह रहे थे, उन प्रावधानों पे चर्चा होगा, और जो चर्चा होगी वो इसी को लेकर के होगी कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। जो आर्टिकल 25 और 26 का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, उन आर्टिकल की भावनाओं के खिलाफ अगर इस एक्ट को, अगर इस कानून को साबित किया जाएगा, तो इस पर जो है रोक लगाई जा सकती है। इसलिए जो लोग दलील दे रहे हैं, जिन्होंने याचिका दी है, उनको यह साबित करना है कि यह जो कानून बना है ये संविधान की आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है, और इसी के लिए बहस चलेगी, और इसी के लिए याचिकाएं दी गई। अभी ये बहस लंबी चलेगी। 76 याचिकाएं हैं, 72 याचिकाएं हैं। इन याचिकाओं को सुनने के बाद जो है कोर्ट ये फैसला करेगा, और सरकार से जो जवाब मांगा गया है, सरकार क्या जवाब देती है उस पर भी बहस होगी। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, और अभी नहीं लगता है विकास की इतनी जल्दी जो है इस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ले पाएगा। लंबा चलेगा। लेकिन विनीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और सवाल मेरा इतना सा है, जब एसजी यानी कि जब वो कह रहे थे, तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने जब ये कहा कि ऐसा नहीं लगता कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, तब बड़ी चर्चा दिलचस्प हो गई, और सीजीआई ने तमाम वो दलीलें सुनी इसके पक्ष में भी। तो एक दो जरा, हम लोगों ने अपने अपनी पिटीशंस पे बहस की। हमारी पिटीशन बिहार आरजेडी के एमएलए मिस्टर इजहार असफी के बिहाफ पे थी, जो कोचा धामन कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक है। तो कोर्ट ने, चूंकि इंटरिम पे आज हम लोगों ने प्रेस किया कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे कुछ चीज़ों पे स्टे होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पे, तो कोर्ट ने उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की है, और कल 2 बजे दोबारा इस पे सुनवाई होगी। चूँकि स्टेट की तरफ से, केंद्र की तरफ से इस पे समय मांग लिया गया इंटरिम पे आर्गूमेंट्स के लिए।
मौजूद थे 2 घंटे की हेयरिंग में और वहां क्या क्या हुआ वही बता रहे हैं। विनीत जी, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज सबसे महत्वपूर्ण ऐसे 1-2 पॉइंटर्स बताइए आज 2 घंटे की हेयरिंग की, कि जो सभी को जानना चाहिए कि आज क्या दिलचस्प इस पूरी हेयरिंग में रहा है। देखिए मुस्लिमाबाद, जैसे आपने बताया, बंगाल में जो सब कुछ हो रहा है उसको लेकर जिस तरह से वक्फ मामले में इस बात को सीजीआई तक ने बोला अपने एक वक्त में, और कहा कि जिस तरह से वक्फ को लेकर हिंसा हो रही है वो बहुत गलत है। हम लोगों के सामने इतनी सारी पिटीशंस है, उसके बावजूद इस तरीके की, और ये मैं कहूँ कि एक तरीके से अपील भी की अपनी जो उनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें, कि ये सब नहीं होना चाहिए और रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए कानूनी संवैधानिक मामला बनाया गया है इसको, और कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, तो बिल्कुल उस मामले के ऊपर जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिमिटेशन की बात करें, चाहे जो नॉन मुस्लिम मेंबर जो बनाए जा रहे हैं उसकी बात करें, और भी जो एलिगेशंस जो पिटिशनर्स के हैं, वो उन सबको सुनना कोर्ट का काम है। लेकिन उससे इतर अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम बात का जो बेसिकली बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर जो स्टेटमेंट था, मुझे लगता है कि वो बहुत एक मैं कहूँ कि संजीदा, मैं कहूँ कि अगर सीजीआई भी इस मामले को लेकर है कि जिस तरह से हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, चाहे वो कुछ भी कारण हो, और वक्फ का नाम लेकर वो हिंसा की जा रही है, तो उसको लेकर मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं बहुत संजीदा है, और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय इस बात से लेकर चिंतित भी है कि एक वक्फ के मामले में जिसको हम सुन रहे हैं, और हम तैयार हैं अगर वे संवैधानिक होगा तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाने के लिए तैयार है। अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने विनीत जिंदल जी, जब कपिल सिब्बल साहब ने चर्चा की शुरुआत की, सबसे पहली उन्होंने दलील रखी, तो उन्होंने शुरुआत इससे की कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि ये पहली दलील इतनी इंपैक्टफुल होगी, जबकि आप भी इसका जिक्र कर रहे थे कि वो कलेक्टर ही है जो गैर मुस्लिमों में शामिल होंगे, कलेक्टर होंगे, उसके नीचे 2 फिर अलग मेंबर्स होंगे, तो ये दलील कितनी इंपैक्टफुल होगी, ये कितना पक्ष में जाता आपको नजर आता है? कि बहुत इंपैक्टफुल ग्राउंड है। उसका कारण मैं बताता हूं कि देखिए प्रॉपर्टीज हमारे देश में, अगर किसी प्रॉपर्टी को आपको एवेल्यूट करना है, प्रॉपर्टी को ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, तो वो काम किसका है, वो कलेक्टर का ही काम है। रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है वही ये डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी किसकी है कागजात देखने के बाद। एक बोर्ड कैसे ये तय कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी किस व्यक्ति की है? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो केंद्र सरकार ने जिस तरह से हमारी संसद में ये बिल पास किया और ये कहा कि कलेक्टर जो है वो इस बात का डिसीजन लेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। और सरकारी अधिकारी की एक ड्यूटी होती है, एक जारी है। मुकेश जी, सवाल ये कि कल जब 2 बजे चर्चा शुरू होगी तो कल की कार्रवाई में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज तो पहला ही दिन था और महत्वपूर्ण जो 5, 7, 8 दलीलें हो पाई हैं वही हो पाई, और आपका भी यदि कोई सवाल हो विनीत जिंदल साहब से तो वो भी आप कर लीजिएगा। मुकेश जी। अरे विनीत जिंदल जी ने कहा कि जो डीएम है, जो कलेक्टर है, वही नॉन मुस्लिम मेंबर है, तो मुझे लग रहा है कि डीएम जो है, डीएम तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है ना जिंदल जी, वो तो मुसलमान भी हो सकता है कभी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हिंदू ही जो है, और सभी जगह तो हिंदू डीएम है नहीं, तो वहाँ पर तो मुस्लिम भी हैं। तो इसलिए ये जो आपत्ति है, इस आपत्ति को तो मेरे ख्याल से इसको कहीं पे जगह मिलनी नहीं चाहिए। और तकनीकी रूप से अगर देखें तो कौन सी ज़मीन जो है उसके पेपर्स जो है वो वक्फ के पास नहीं होते हैं। ज़मीन का रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास होते हैं, डीएम के पास होता है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास होता है। तो इस आधार पर यह कहना कि भाई जो वक्फ के जो चेयरमैन है या जो वक्फ जो बोर्ड जो है वो फैसला कर सकता है, मुझे लग रहा है कि यह बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है वो सही नहीं है। और यह आपत्ति की नॉन मुस्लिम जो है वो इसका सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी डीएम को इसमें नहीं रखना चाहिए, तो ये भी मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली सही नहीं है, क्योंकि डीएम जो है, डीएम तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है जो उसका मेंबर रहेगा, और वो कभी हिंदू हो सकता है, कभी मुसलमान हो सकता है, कभी दूसरी किसी भी धर्म का भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो खारिज कर दिया जाएगा। और एक जो आपत्ति आज जो कही और उसको एक तरीके से रोक लगा दी गई है उस पर, कि डी नोटिफाई करने पे रोक लगा दी गई, क्योंकि ये कानून बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में ज़मीनों की पहचान और उसे डी नोटिफाई करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। और मुझे लग रहा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो प्रक्रिया है उसे अभी रोक दिया जाए, और जो डी नोटिफाई करने की जो किया जा चुका है उसको भी अभी जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है एक तरीके से जो आपत्ति दी गई थी, ये उन लोगों की जीत कही जा सकती है। ये फैसला नहीं है, लेकिन अभी जो है एक तरीके से कानून पर रोक जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाने की कोशिश जरूर की है। जिंदल साहब, इस बात को अभी मैं आपसे, जब ये बीच में इंटरवल हुआ था तो मैं उसी बात को चेक कर रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट अभी सामने आया है कि आज कोर्ट ने ना तो किसी भी पार्टी को यानी कि सेंटर को नोटिस इशू किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मामले में ऑर्डर पास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कोई नोटिस ना इशू किया जाए। तो ये जो प्री नोटिस था उसके ऊपर सेंटर आया था। दूसरी बात
जो हम स्टे की यहाँ बात कर रहे थे, कोर्ट ने आज कोई स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है। यानी कि जिन 3 चीजों के ऊपर हम लोग अब तक बात कर रहे थे, उनके ऊपर भी डी नोटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड मेंबर, इसके ऊपर भी आज किसी तरीके का कोई स्टे इशू नहीं किया गया है, और ये सुनवाई कल के लिए ट्रांसफर कर दी गई। ये अभी मेरे पास अपडेट आया है, और ऑर्डर जो है, कंप्लीट ऑर्डर जो है वो शाम तक मुझे लगता है कि अपलोड होगा। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन आ गया है कि कोई भी नोटिस जो है वो सेंटर को इशू नहीं किया गया है। सेंटर जो है वो एडवांस नोटिस पे सर्वोच्च न्यायालय में अपेयर हुआ है, और अब तक इस मतलब कि यानी कि याचिकाएं जो है वाकई तो कल की जो पूरी हेयरिंग होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल क्या कुछ होने वाला है